दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी उसमें भी आज ऐसा ही मोड़ आ गया है। आपको बता दूं, आप ये कह सकते हैं कि गाजा के अंदर युद्ध विराम हो चुका है, यानी जंग बंद हो चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीती रात से लेकर अब तक जो हुआ वो सुनने लायक बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज 4 अक्टूबर है, दिन है शनिवार का। आज की ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो जंग चल रही थी उसके विराम लगने का, उसके रुकने का समय आ चुका है। दरअसल बीती रात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि अगर हमास की तरफ से इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो अमेरिका के द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके टीम के सदस्य ये समझने लगते हैं कि अब हमास तो ट्रंप की बात मानने वाला नहीं है, इजराइल के बंधकों को छोड़ने वाला नहीं है और ट्रंप हम लोगों को अब खुली छूट दे देगा कि हम पूरी तरीके से गाजा के अंदर तांडव कर सकें। लेकिन सुबह होते होते बाजी एकदम से पलटती हुई नजर आती है। गाजा से एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि हम ट्रंप के इस फैसले का सम्मान करते हैं और हम इसको स्वीकार करते हैं और जल्द ही इस फैसले के तहत हम काम शुरू करेंगे। जब ट्रंप ने गाजा से आने वाले इस फैसले को देखा तो एज इट इज उसको रीट्वीट किया, यानी कि अपने पेज पर दिखाया और ये कहा कि गाजा के जो लोग हैं, यानी कि गाजा के अंदर जो संगठन काम करता है वो संगठन ट्रंप की बात मानने को तैयार है। इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा और तुरंत प्रभाव से ट्रंप का ये आदेश है कि इजराइल गाजा पर हमले करना बंद करे। यानी ट्रंप ने सीधे तौर पर नेतन्याहू को ये चेतावनी दे दी कि अब गाजा पर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, उसके बाद का क्या हुआ ये आगे आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि कतर के अंदर अमेरिका की जो सेना रहती है, अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि आज के बाद अगर कतर पर कोई हमला होता है तो वो हमला ये माना जाएगा कि अमेरिका की सेना को थ्रेट करने की कोशिश की गई है, यानी कि अमेरिका की सेना को निशाना बनाया गया है, ना कि कतर को। तो अगर कोई ऐसी गलती दोहराता है तो सीधे तौर पर अमेरिका से उसको निपटना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हुई हैं। कतर के साथ में अमेरिका की डील हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर अब ऐसी गलती हुई, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से कतर पर हमला किया गया था और कहा यह गया था कि हम हमास को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो था ही ना वो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक तो ये बात कही गई है और दूसरा, युद्ध विराम का जो चरण है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। अब इसके आगे की जानकारी आपको हमारे भाई अशोक कुमार पांडे देंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट आप देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि नेतन्याहू के पत्ते पिटते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं। यानी बीते 2-2.5 साल के अंदर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो फॉर्मूला, जो प्लान बनाया था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जरा इस वीडियो क्लिप पे आप ध्यान दीजिए। कल रात जो कुछ हुआ है, कल रात भर जो जगा होगा और जिसने रात भर लगातार ट्वीट के बाद रिट्वीट, कभी ट्रंप का, कभी हमास का बयान और उसके बाद इजराइल के अखबारों में जो हाहाकार मची है, वो जिन लोगों ने सुना होगा वो जिंदगी की एक यादगार रात रही होगी। पहले ट्रंप का एक बयान आता है, ट्रंप का एक ट्वीट आता है। ट्वीट क्या, वो ट्रुथ सोशल पर लिखता है तो ट्रुथ सोशल पर आता है और उसमें ऐसा लगता है कि ट्रंप धमकी दे रहा है कि अगर संडे तक 36 घंटे हैं आपके पास, अगर संडे तक सारे होस्टेजेस को रिहा नहीं किया तो वो हो जाएगा जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। ये वो सारी बातें उसमें थी। और उसके बाद इजराइल के अखबार और इजराइल के समर्थक सारे के सारे उछलने लगे। सबको यह लगा था कि हमास तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम और अरब देशों ने जो बनाकर दिया था प्रपोजल, उसमें नेतन्याहू ने मनमाने चेंजेस करवा लिए थे और सबको यही लग रहा था कि हमास उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं और उसके बाद इजराइल यानी कि नेतन्याहू को खुली छूट मिल जाएगी गजा के अंदर अपना खूनी खेल खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद नहले पर पड़ा दहला और हमास का एक बयान आया। हमास का जो ये बयान आया था, इसको गौर से देखिए, सामने आपके है। और इस बयान में हमास ने वेलकम किया था ट्रंप को, शुक्रिया कहा था अरब और मुस्लिम मुल्कों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिन्होंने गजा में सीज फायर की बात की, लेकिन आंख मूंदकर ट्रंप के सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया था।
वर्ड पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है टू स्टार्ट निगोशिएशंस, यानी बातचीत शुरू करने के लिए ये जो आपने बेस बनाया है ये शानदार है, हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसका जो मानी लिया गया इजराइल में, खास तौर पर नेतन्याहू ने जो मानी लिया वो ये लिया कि ट्रंप ने जो प्रपोजल दिया था उस पर तो मना कर दिया हमास ने, अब 36 घंटे के अंदर हमास सारे होस्टेज छोड़ नहीं पाएगा और ट्रंप हमें खुली छूट दे देगा गजा को नेस्तनाबूद करने की, गजा सिटी पर कब्जा करने की। लेकिन आप देखिए पर्दे के पीछे का खेल मैं आपको समझाऊंगा। पर्दे के बाहर यह होता है कि ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर भी हमास का लिखा हुआ वर्बेटिम, जो कुछ हमास ने लिखा था, जो हमास का स्टेटमेंट था, उसको कॉपी पेस्ट किया, उसको वेलकम किया और इजराइल से कहा कि गजा पे बमबारी तुरंत बंद कर दो। आप अगर आज सुबह के इजराइल के अखबार देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शॉक का माहौल है। बराक राबिट जो बड़ा पत्रकार है जिसको मैं अक्सर कोट करता रहता हूं, जो इजराइल के सोर्सेज जिसके पास हैं, यूएस के सोर्सेज का भी वो दावा करता है, आप अगर उसके बयानात देखिए तो वो साफ कह रहा है कि नेतन्याहू सदमे में है। नेतन्याहू को यह झटका लगा है कि हमास डील के लिए अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ और गजा पर हमला रुकवा दिया गया। यहां पर ही रुक के समझने का मामला है कि आखिर हुआ क्या होगा, पर्दे के पीछे खेल कौन सा चल रहा होगा। ऐसा क्या हुआ कि जिस नेतन्याहू को अमेरिका में यह लग रहा था कि उसने तो जंग जीत ली, सब कुछ अपने हिसाब से करवा लिया, उसको कल रात को इतना बड़ा झटका लगा है। आखिर इस पूरे खेल के पीछे असल में खेल क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अरब और मुस्लिम देशों ने जो प्रपोजल तैयार करके ट्रंप को दिया था, जिस पर ट्रंप तैयार था, जो ट्रंप को और अमेरिकी प्रशासन को यह लगा था कि यह सही प्रपोजल है, इसी पर सीज फायर हो जाना चाहिए, इसी पर डील हो जानी चाहिए, इसी पर होस्टेज रिलीज हो जाने चाहिए और इसी समझौते के तहत गजा से इजराइल को बाहर निकल जाना चाहिए। वो जब नेतन्याहू के पास पहुंचा तो नेतन्याहू ने उसमें मनचाहे चेंजेस करवा लिए, कई सारे ऐसे बदलाव करवा लिए जो गजा के लिए अपमानजनक थे। जैसे आपने वो नक्शा देखा होगा कि सेना जो होगी वो तकरीबन बीच में रहेगी गजा के। एक तो जो कॉरिडोर बनाया वो कॉरिडोर गजा की जमीन में ही बनाया, गजा पट्टी को और छोटा कर दिया और सकरा कर दिया, और दूसरा बीच में सेना रहेगी। और वो सेना वापस कब आएगी? तब आएगी जब इजराइल को यह लगेगा कि अब गजा से हमें कोई खतरा नहीं है। यानी अगले 50 साल तक अगर इजराइल को यह लगता है कि गजा से खतरा है तो उसकी सेना वहां से नहीं हटेगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि उस दिन हिब्रू में जब अपनी जनता को बयान दिया था नेतन्याहू ने, तो उसने बहुत साफ कहा था कि हम वहां से अपनी सेना नहीं हटाने वाले हैं। यानी इरादा बहुत क्लियर था कि होस्टेजेज वापस आ जाए, ठीक है हमले फिलहाल बंद कर देंगे, लेकिन आर्मी वहां से नहीं हटाएंगे और जिस दिन मन करेगा दोबारा हमले शुरू कर देंगे। यह इजराइल की नीयत थी। और इसीलिए अमेरिका में इजराइल को लग रहा था, नेतन्याहू को लग रहा था कि उसने समझौते के टेबल पर वो सब हासिल कर लिया है जो जंग के मैदान में हासिल करना बहुत मुश्किल होता। 2 साल में तो हासिल नहीं ही कर पाया है। अब आपने देखा होगा कि जो ही ट्रंप ने वो बयान जारी किया, नेतन्याहू के हाथ में फोन का चोगा थमाया, बात कराई कतर के अमीर से, माफी मंगवाई और उसके बाद नेतन्याहू के साथ जो बयान जारी किया ट्रंप ने, उसके तुरंत बाद सारे अरब मुल्कों ने, पाकिस्तान ने, इंडोनेशिया ने, उन सब मुल्कों ने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाने वाले थे, जिन्होंने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था, उन सब ने उसका वेलकम किया, सब ने स्वागत किया। और उस समय यह सवाल उठा था कि क्या अरब मुल्कों ने गजा को बहुत सस्ते में बेच दिया? यही सवाल मैंने भी पूछा था। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हकीकत यह है, हमें बुरा जरूर लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने भारत का वो हाल किया है कि इस पूरी प्रॉब्लम में आप कहीं है नहीं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। अरब वर्ल्ड में आमतौर पे आपको माना जाता है कि आप अमेरिका और इजराइल के समर्थक हैं। ट्रंप का बयान आया, उसके बाद आपने 3-4 भाषाओं में उसका समर्थन कर दिया, लेकिन उसका कोई खास मानी नहीं है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान वाज अ पार्टी, तो पाकिस्तान ने भी स्वागत किया, सऊदी अरबिया ने भी स्वागत किया, कतर ने भी स्वागत किया, जॉर्डन ने भी स्वागत किया, इंडोनेशिया ने भी स्वागत किया। और यह सवाल उठा कि क्या नेतन्याहू के हाथों, अमेरिका के हाथों फलस्तीन को बहुत सस्ते में बेच दिया गया? और इसके बाद वहां की आवाम में भी अफरा तफरी शुरू हुई।
वहां की जो इंटेलिजेंसिया है उसमें भी अफरा तफरी शुरू हुई और तमाम सोर्सेज से यह खबर आनी शुरू हुई कि अरब मुल्कों में यह गुस्सा है कि जो प्रपोजल हमने तैयार करके दिया था उसमें कई सारे खेल कर दिए गए, कई सारे बड़े चेंजेस कर दिए गए और यह वो प्रपोजल नहीं है जिस पर हमने हमास को राजी किया था। आप देखिए कल पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है उसका बयान आया था, इशाक डार का बयान आया था कि यह वो प्रपोजल नहीं है जिस पर हम लोग राजी हुए थे, यानी अंदर अंदर खेल चल रहा था। ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप को यह चाहिए कि नोबेल प्राइज मिल जाए, उसको इस बात का श्रेय मिल जाए कि गजा के अंदर जंग उसने रुकवा दी है। यह तो मोटी बात है जो ऊपर से दिखाई देती है। अंदर से जो बात है वो समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका के अंदर अवाम में और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों जगह यह प्रेशर पड़ रहा है कि इजराइल के हाथों में आप बहुत खेल चुके हैं, अब उससे बाहर आइए। अब इसके बाद अगर आपने इजराइल को जेनोसाइड करने की इजाजत दी, इजराइल वैसे ही जेनोसाइड करता रहा, तो अभी तो दुनिया में इजराइल अकेला पड़ा है, कल अमेरिका का नंबर आना शुरू हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि सिक्योरिटी काउंसिल में पिछली बार जब सीज फायर को लेके वोटिंग हुई थी तो अमेरिका के साथ एक भी मुल्क नहीं आया। यूएनजीसी में जब वोटिंग हुई तो अमेरिका इजराइल के साथ हंगरी और अर्जेंटीना को छोड़कर एक भी बड़ा मुल्क नहीं आया। सारी दुनिया मुखालिफ हो गई अमेरिका और इजराइल के। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे इजराइल के अकेले पड़ते जाने का, लेकिन यही सारी चीज अमेरिका के साथ भी हो सकती थी। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो पूरा ग्रुप था, उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति है टकर कार्लसन। टकर कार्लसन का चैनल, वीडियोस दुनिया भर में खूब देखे जाते हैं। वो टकर कार्लसन सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि जरा सा इजराइल इतने बड़े अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्या है कि अमेरिका के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अमेरिका के लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं और हम इतना सारा पैसा, इतना सारा हथियार उठा उठा कर इजराइल को दे रहे हैं जो अपने यहां की जनता को सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। हमारे लोग बेघर हो रहे हैं और वहां पर घर कब्जा भी हो रहे हैं और घर बन भी रहे हैं। उनके चलते हम बदनाम हो रहे हैं। यह सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, यह सवाल ट्रंप का करीबी और मागा का सबसे बड़ा प्रवक्ता टकर कार्लसन पूछ रहा है। चार्ली कर्क की हत्या हुई और उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ने हत्या करवाई। तो इजराइल का जो लॉबी है इजराइल की, वो तो मजबूत है, लेकिन जनता के बीच में और ट्रंप के समर्थकों के बीच में यह एक परसेप्शन बनने लगा है कि नेतन्याहू जो चाहता है वो ट्रंप से करवाता है। तो ट्रंप को फायदा उठाना था नेतन्याहू के साथ होने का कि घोषणा तो कर ही दें कि हमने नेतन्याहू को एक बात पर मनवा लिया। तो वो घोषणा हो गई। अब उसके बाद जो मुझे लगता है कि सारा खेल जो चल रहा है वो बैकडोर का चल रहा है। कतर के साथ समझौता करता है ट्रंप, और समझौता भी क्या करता है, सीधे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है कि कतर के साथ हमारा रिश्ता नाटो कंट्रीज की तरह होगा। अगर कतर पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका उसको अपना दुश्मन मानेगा और अमेरिका उस जंग में शामिल हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने हमला किया था, माफी भी मंगवाई, ट्रंप ने अपने सामने माफी मंगवाई, क्योंकि कतर की यही डिमांड थी कि हमसे माफी मांगी जाए और यह गारंटी दी जाए कि आगे कोई हमला नहीं होगा। तो माफी मंगवा दी और गारंटी के लिए समझौता कर लिया, सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया कि जब तक मैं कुर्सी पर हूं, अगर कतर के ऊपर कोई हमला होता है तो वो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। अब कतर में रहते हैं हमास के लोग, और जो हमास के लोग कतर में रहते हैं वो अमेरिका और इजराइल के कहने पर ही रहते हैं। कतर ने कई बार यह क्लियर किया कि हमसे कहा गया कि हमास के लोगों को हम शरण दें ताकि जब बातचीत करनी हो, निगोशिएशन करनी हो, तो हमारे थ्रू निगोशिएशन किया जा सके। जब आपने कतर को गारंटी दे दी कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, तो हमास को यह गारंटी मिल गई कि हमास के जो लोग कतर में रह रहे हैं उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। तो पहले तो जो हमास के लोगों को यह गारंटी चाहिए थी कि इजराइल कभी भी हमें निशाना बना सकता है, पता चला कि हमने समझौता किया, सीज फायर किया, होस्टेज वापस कर दिए, सारी बातें मान ली, आपकी बातें मान ली, और उसके बाद इजराइल ने हमला करके हमको मार दिया। तो ट्रंप ने कतर के साथ समझौता करके न केवल कतर को बल्कि हमास को भी ये एश्योर कर दिया कि तुम्हारे लोग जो कतर में हैं उनके ऊपर हमला नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, बैकडोर से लगातार ये बातचीत चलती रही कि नेतन्याहू ने जो चेंजेस करवा दिए हैं उनको लागू करने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं होगी और ज्यादा जंगों का रास्ता बनेगा। आप सोचिए, गजा के बीचों बीच में अगर इजरायली सैनिक रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। यानी हमेशा एक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी जिसमें कोई भी बवाल गजा के अंदर शुरू हो सकता है। तो हुआ यह कि ठीक है, आपने दुनिया के सामने घोषणा कर दी,
लेकिन अब बैठ के टेबल पर निगोशिएट कर लेते हैं, कुछ शर्तें आपकी हम मान लेते हैं, कुछ शर्तें हमारी आप मान लीजिए। और सबसे बड़ी जो शर्त रखी जाएगी, जो मुझे लगता है, वो जो कॉरिडोर है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और बाकी जगहों पर जो सेना रखने का मामला, जो बीच में एक पट्टी बनाई गई है जिसमें वो सेना रखना चाहता है, मुझे लगता है कि उसके लिए एक टाइम फ्रेम बनेगा कि 3-4 महीने 6 महीने में वहां से सेना पूरी तरह से हटा ले इजराइल। साथ में हमास के हथियार रखने का जो मामला है, उसके लिए भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है जो हमास के लोगों के लिए भी इज्जतदार हो। देखिए, हमास के पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। आप ये समझिए कि हमास जीत गया तो ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना ये समझना कि इजराइल जीत गया। जीता कोई नहीं है, दोनों में से दोनों ही हारे हैं। हमास की दिक्कत क्या है? कतर में लोग हैं, नहीं सुनेंगे कतर की, नहीं सुनेंगे अमेरिका की, तो वहां से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, मारा जा सकता है, या किसी ऐसे मुल्क में भेजा जा सकता है जहां पर उनके लिए सिक्योरिटी बिल्कुल ना हो। साथ में गजा के अंदर जितना कुछ हो चुका है, उसके बाद गजा के लोग भी बहुत नहीं चाहते कि वहां पर लगातार जंग चले। हमास खत्म नहीं हुआ है लेकिन कमजोर तो हुआ है। और हमास का एक ऐसा सवाल है जिस पर ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमास के साथ है और ना ही अरब वर्ल्ड हमास के साथ है। सवाल यह पूछा ही जाएगा कि ठीक है भाई, 2007 में आपने एक बार चुनाव कराया था, लेकिन उसके बाद तो आपने भी चुनाव नहीं कराया ना वहां पर। उसके बाद तो हमास ने भी कोई डेमोक्रेसी वहां पर प्रैक्टिस नहीं की। हर 5 साल पर तो वहां चुनाव होते नहीं है। तो यह दावा कैसे मान लिया जाए कि आप ही गजा को रिप्रेजेंट करते हो? यह सवाल भी पूछा जाएगा। तो हमास के लिए भी अपनी दिक्कतें हैं, इसलिए वो भी इस समय चाहेगा कि एक इज्जतदार समझौता हो जाए जिसके चलते गजा के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो दोस्तों, रिपोर्ट देख ली आपने। इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या समझ आया कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि वो चीज़ें जिसके होने की संभावना, जिसके होने की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते, कभी कभी वो चीज़ें सामने होती हुई नज़र आती हैं। आज जो माहौल बना हुआ है गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, उस माहौल को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर शांति बहाल करा करके मानेंगे। इजराइल को ये चांस नहीं देना चाहते कि इजराइल ये कहे कि हमारे बंधक हमास के पास हैं, तो जब तक वो बंधक रिलीज़ नहीं हो जाते तब तक हम जो है वहाँ पर अपना ऑपरेशन बंद नहीं कर सकते। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो रात ये फैसला लिया है, इस फैसले के अनुसार अब इजराइल के बंधक इजराइल को वापस चले जाएंगे और गाज़ा के जो लोग हैं वापस से गाज़ा के अंदर रहने लगेंगे। अब तक यानी 4 अक्टूबर तक की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि हमेशा से ही बातें पलटी जाती रही हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशन और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनके फैसले आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर अमल नहीं करने की बहुत सारी वजहें लोग बता देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आईसीजे ने ऑर्डर किया था कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाएगा, उसके बावजूद भी नेतन्याहू काफ़ी देशों में घूम चुका है, जैसे अमेरिका विजिट कर चुका है, यूरोप विजिट कर चुका है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। तो अब आने वाले चंद दिनों में ये पता लग जाएगा कि कैसे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आज के हिसाब से अगर देखें तो गाज़ा के अंदर शांति बहाल हो सकती है और ये बात बहुत अच्छी है कि सारी दुनिया के अंदर शांति रहे। देखो, संगठन और सरकारें और मिलिट्री ये चीज़ें तो अलग की हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ आम जनता की। जो आम लोग गाज़ा के अंदर रहते हैं, उनको जिन दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को राहत मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी दवाई उनको नहीं मिल पा रही है, खाने पीने का साजो सामान नहीं है, पीने का पानी वहाँ तक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे माहौल में आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या दुर्दशा बन सकती है इंसान की। तो फिलहाल ये बहुत अच्छी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति को हम बधाई देना चाहेंगे, ट्रंप साहब को, कि उन्होंने ये कदम उठाया है कि फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर शांति बहाल करने के लिए कदम बढ़ाया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।